हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 में इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पर जाके व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 9 इनइक्वालिटी का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जहाँ पे हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से हैं? एक तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, दूसरा इनकम डिफरेंसेस क्या होता है और तीसरा लॉरेंस कर्व क्या होता है। इन 3 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो अगर किसी प्रकार की क्वेरी बच जाए, किसी भी तरह का डाउट रह जाए, उसके लिए वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो प्रीवियस वीडियो में याद होगा आप लोगों को हमने समझा था स्केलर इनइक्वालिटी क्या होती है। उसी से रिलेटेड आज का कंसेप्ट है वो हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जब हम इनइक्वालिटी को न्यूमेरिकल वैल्यूज के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली स्केलर इनइक्वालिटी की तरह, मतलब जब हम ऑर्डर देते हैं इनइक्वालिटी को कि कौन किस देश में कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है और किस देश में कितनी कम इनइक्वालिटी है, उसको चेक करने के लिए, तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो मेजर रेफर्स टू हाउ वी यूज नंबर्स टू रिप्रेजेंट इनइक्वालिटी। हम कैसे नंबर को यूज कर सकते हैं इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स ऑन वेदर वी आर ओनली कंसर्न्ड विद ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटी लाइक रैंकिंग फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट इक्वल। अब समझते हैं, देखो 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो होता है रैंक प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है यहाँ पे कि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमने नंबर प्रोवाइड कर दिया। दोनों में डिफरेंस है। सपोज करो कि अगर मान लो ये वही सेम कंसेप्ट जो हमने कहाँ पढ़ा था, यूटिलिटी में पढ़ा था। अगर मैं यूटिलिटी वाला केस आपको याद दिलाऊं, उसमें होता क्या, सपोज करो मैं कभी एक्सरसाइज करने गया, ठीक है। जब मैं एक्सरसाइज करने गया मुझे प्यास लग गई और मुझे पानी पीना है, ठीक है। तो जो मेरे पास पहला गिलास आएगा उससे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, मैक्सिमम, क्योंकि उस टाइम मेरे को वाटर की नीड क्या थी, मैक्सिमम थी। तो मैंने पानी पिया क्योंकि मैं डिहाइड्रेट हो गया था। अब मैंने पानी पी लिया। अब जब मेरे पास दूसरा गिलास आएगा पानी का, तो वो क्या होगा, उससे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी, एज कंपेयर टू फर्स्ट गिलास कम मिलेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रैंक प्रोवाइड करना। क्या बोलते हैं, रैंक प्रोवाइड करना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो पहले गिलास से मुझे क्या मिली, हायर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। दूसरे क्लास से क्या मिली मुझे, लोअर सेटिस्फेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, रैंक प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे। लेकिन सपोज करो अगर मैं इसे नंबरों की फॉर्म में बोलूं कि जब मैंने पहला गिलास पानी पिया तो मुझे क्या मिला, 20 यूटिल्स, मतलब मुझे 20 नंबर की क्या मिल गई, यूटिलिटी मिल गई। लेकिन जैसे दूसरे गिलास पानी पिया मुझे क्या मिला, 15 यूटिल्स। तो सेटिस्फेक्शन कम हुई। लेकिन अब की बार मैंने सेटिस्फेक्शन कैसे दिखाई है, नंबर्स की फॉर्म में। तो वही सेम चीज यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में। कई बार हम कंट्रीज को रैंक देते हैं कि भाई, जैसे मैं बोलूँ कि इंडिया में क्या है, यूएसए में इनइक्वालिटी क्या है, कम है, इंडिया में क्या है, ज़्यादा है इनइक्वालिटी। तो क्या बोलते हैं, रैंक प्रोवाइड कर देना। लेकिन अगर मैं नंबरों की फॉर्म में दिखाऊं तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे कि भाई हमने यहाँ पे क्या कर दिया, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। किस चीज़ का, इनइक्वालिटी का। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। या तो आप रैंक भी प्रोवाइड कर सकते हो या फिर आप नंबर की फॉर्म में भी दिखा सकते हो। लेकिन आप जब आप नंबर की फॉर्म में दिखाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आगे समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, इनकम डिफरेंसेस। अब इनकम डिफरेंसेस क्या है वो समझते हैं पहले फटाफट। ये तो हो गया समझ, ये तो आसान टॉपिक था, हो गया खत्म। और इसकी हमने बात की थी उसमें भी, स्केलर इनइक्वालिटी के वाले वीडियो में भी। अब यहाँ पे समझते हैं इनकम डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब एक बात ये आती है, क्या हमेशा इनकम डिफरेंसेस दो फैमिलीज के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में क्या हमेशा इनइक्वालिटी शो करते हैं? ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। सपोज करो आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक तगड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। एक फैमिली है ए, एक फैमिली है बी, ठीक है। अब अगर हम मानते हैं यहाँ पे कि मान लो एक ही फैमिली में जो है ना, एक ही जो फैमिली इनकम है वो भी कितनी है, 10,000, ठीक है। थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 1 लाख, कुछ ज़्यादा गरीब बना दिया मैंने, ठीक है। एक ही फैमिली इनकम कितनी है, 1 लाख मान ली मैंने। सपोज करो बी की भी 1 लाख है। तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या कह सकता हूँ कि दोनों जो हैं वो इक्वलिटी में आते हैं। जो कंट्री है वहाँ पे जो इनकम है वो इक्वल रेट पे है। अब एक बार समझते हैं थोड़ा और डीप में। आप बोलोगे हाँ भैया दोनों की इनकम सेम है, रिसोर्सेज सेम कंज्यूम करेंगे, इसका मतलब क्या, दोनों की फैमिली जो है वो इनकम के उस मात्रा में, अमाउंट में क्या है, इक्वल है, यानी कि इक्वलिटी है। पर मैं कह रहा हूँ इनइक्वालिटी, बताइए भैया कैसे। अब समझते हैं वो। सपोज करो एक ही फैमिली में है 4 मेंबर, मतलब ये फैमिली इस टाइप की है, हम दो हमारे दो, ठीक है। अब बी की फैमिली में है भाई 10 मेंबर,
ठीक है, यहाँ पे अलग ही कंसेप्ट चालू है, मतलब इसकी फैमिली क्या है, बड़ी है, 10 मेंबर है। तो क्या मैं अब भी कह सकता हूँ कि इनकम जो है वो इक्वालिटी में आती है? नहीं, वो इनइक्वालिटी में आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मान लो 4 मेंबर है और सैलरी है 1 लाख, इसका मतलब हर एक मेंबर पे 25,000 रुपये की हम कंजप्शन कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो यहाँ पे 10 मेंबर है तो, और सैलरी भी क्या है, पूरी फैमिली की 1 लाख ही है, तो अगर मैं आप अकाउंट करूँ तो यहाँ पे हर पर्सन के हिस्से में सिर्फ क्या आएगा, 10,000 रुपये। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम इनइक्वालिटी। कि भाई इनकम का सेम होने का मतलब ये नहीं होता कि वहां पे इनइक्वालिटी नहीं देखने को मिलेगी या फिर इक्वालिटी ही देखने को मिलेगी अगर इनकम इक्वल है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इनकम अनइक्वल है तब भी हमारी इक्वालिटी हो सकती है, और अगर इनकम इक्वल है तब भी हमारी वहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर सकती है। तो उसके लिए और भी फैक्टर हैं जिन पर हमारी चीज़ जो हमें देखने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे फैमिली मेंबर आया, अब इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो रिसोर्सेज कंजप्शन है वो कम हो रहा है एज कंपेयर टू फैमिली ए। अब ऐसा मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो इंडिया की जो है ऑल ओवर जो जीडीपी है वो बहुत सारी कंट्री से ऊपर है, लेकिन क्या इसका मतलब क्या है कि इंडिया अमीर हो गया? नहीं, इसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। आप ये तो देखो कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो सबके बाटे में कितने कितने आ रहे हैं, वो तो बहुत कम कम आएंगे। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अब एक और रीजन हो सकता है, चलो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, फैमिली बड़ी थी वहाँ पे तो इनकम सेम होते हुए भी हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी देखने को मिली। दूसरा समझते हैं, अगर सपोज करो एक और फैमिली ली यहाँ पे हमने, ए फैमिली, उसकी इनकम है 1 लाख। फिर से एक बी फैमिली ली, उसकी इनकम भी क्या है, 1 लाख। चलो यहाँ पे लेते हैं, ए फैमिली की इनकम 1 लाख है, जो बी है उसकी भी 1 लाख है, और अब की बार फैमिली मेंबर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 हैं। अब बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ पक्का इक्वालिटी है भैया, क्योंकि यहाँ पे सैलरी भी सेम है, मेंबर भी सेम है, लेकिन यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं है। अब इसका एक मेन रीजन समझते हैं क्यों नहीं है। यहाँ पे 4 मेंबर हैं, यहाँ पे जो 4 मेंबर हैं वो सारे क्या है, हेल्थी है, मतलब प्रॉपर स्वस्थ है। यहाँ पे 4 मेंबर है, इनमें से 2 जो है वो क्या है, अनहेल्थी है, अनहेल्थी। तो बात है अनहेल्थी का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे देखो, जब कोई पर्सन अनहेल्थी होगा किसी परिवार में तो वहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि मेडिसिन पे खर्चा आता है, ठीक है, आप उसे बार बार हॉस्पिटल लेके जाओगे उस पर खर्चा आएगा, बहुत सी बीमारियां हैं, ठीक है, उसके इलाज में खर्चा आता है। तो भाई, और फिर वो फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम करेंगे, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर किसी फैमिली में अनहेल्थी लोग रहते हैं तो वहाँ पे कंजप्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब यहाँ पे फिर से क्या हुआ, हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी देखने को मिली, सेम इनकम होते हुए भी और सेम फैमिली मेंबर होते हुए भी। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये वाली फैमिली है वो थोड़ी सी अनहेल्थी है, तो यहाँ पे कंजप्शन जो है वो मेडिसिन की या फिर अदर गुड्स की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फैमिली ए, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखने को मिलता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम से सिर्फ कि भाई अगर मान लो किसी परिवार में अगर इनकम जो है वो लोगों का अनइक्वल है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इनइक्वालिटी है? तो ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर इनकम अनइक्वल है, ठीक है, तो हमें और भी फैक्टर हैं जो देखने पड़ते हैं, और अगर इनकम इक्वल है तब भी हमें और भी फैक्टर हैं जो मेजर करने पड़ते हैं, जिसके बेस हम ये कहते हैं कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो सिर्फ इनकम में चेंज होना या फिर सिर्फ इनकम का इक्वल होना इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को नहीं दिखाता है। यहां तक हमने ये बात तो समझ ली अच्छे से। अब इसको डिस्कस करते हैं। पीपल विद लार्जर फैमिलीज और दोज हु आर सिक में रिक्वायर मोर रिसोर्सेज। अब देखो यहाँ पे वो लोग मतलब पीपल विद लार्जर फैमिलीज, मैंने कहा ऐसे लोग जहाँ पे फैमिलीज क्या ज़्यादा हैं, दोज हु आर सिक में रिक्वायर मोर रिसोर्सेज। तो जो हमारे यहाँ पे क्या है, बीमार हैं, उनको क्या जरूरत पड़ती है, ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है टू मेंटेन अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सर्वाइव कर पाए। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मान लो भाई अगर वहाँ पे लोग बीमार हैं किसी फैमिली में लोग, तो वहाँ पे भाई जो घर के काम होंगे, जो डोमेस्टिक हमारे इश्यूज होंगे या फिर जो घर के काम होंगे, उनको करने के लिए भाई शेफ वगैरह या फिर मेड वगैरह भी चाहिए होगी, और जब मेड चाहिए होगी तो खर्चा और ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पे किसी ना किसी तरह की फैमिली प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे खर्चा एक्सेसिवली होता है, जिसकी वजह से इनकम अगर उनका ज़्यादा भी है तब भी उन्हें क्या लगता है, कम पैसा लगता है। तो भाई सेम चीज़ यहाँ पे है कि भाई जो लोग बीमार हैं उन्हें क्या चाहिए होगा, मोर रिसोर्सेज टू मेंटेन सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर टू सिंगल हेल्थी पर्सन। अगर हम उसे कंपेयर करें एक हेल्थी फैमिली से या फिर एक हेल्थी पर्सन से। तो इसके बाद क्या आता है, इन अ फेयर सिस्टम इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट दोज विद ग्रेटर नीड्स शुड हैव अ हायर इनकम टू मीट दोज नीड्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि भाई हम एक चीज़ और बोलते हैं कि जिनकी जो है नीड्स बड़ी हैं तो उनको जो है कमाने के अतिरिक्त साधन ढूंढने पड़ते हैं, यानी कि उन्हें और भी इनकम रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलप करने पड़ते हैं ताकि वो अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर पाए।
जिसकी वजह से लोगों को उनकी इनकम ज़्यादा लगती है, पर उन्होंने अपने खर्चे इतने बढ़ा रखे होते हैं कि उनको अपनी इनकम इंक्रीज करनी ही पड़ती है, इनकम का लेवल बढ़ाना ही पड़ता है, तब जाके वो सर्वाइव कर पाते हैं उस लेवल के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज टू एंश्योर एवरीवन रिसीव्स। और यहाँ पे क्या आया, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इनकम का क्या होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज टू एंश्योर एवरीवन रिसीव्स एन इक्वल इनकम रिगार्डलेस टू पर्सनल डिफरेंसेस एक्सेप्ट फॉर दोज रिलेटेड टू नीड। अब उन्होंने क्या बोला कि इनकम का जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और सबको सेम और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए इनकम का। पर क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या सभी को रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काम करने के बहुत से तरीके होते हैं। कुछ लोग स्किल्ड वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग अनस्किल्ड वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। जो लोग स्किल्ड वर्क में इन्वॉल्व होंगे तो सिंपल सी बात है, पेमेंट क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू वो लोग जो किस में इन्वॉल्व हैं, अनस्किल्ड वर्क में इन्वॉल्व हैं। तो हमें सोच समझ के क्या करना पड़ता है, यहाँ पे काम को करना पड़ता है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे। तो जैसे देखा होगा आपने कि किसी भी समाज में डॉक्टर है, एक्टर है, ठीक है, टीचर है, या फिर जो और भी हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी सैलरी एज कंपेयर टू बाकी लोगों से क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो एक स्किल्ड वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज एंश्योर एवरीवन रिसीव्स एन इक्वल इनकम रिगार्डलेस टू पर्सनल डिफरेंसेस। हाँ, लेकिन जिनको नीड है उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होने क्या है, बहुत ज़रूरी है। सपोज करो कोई बीमार पर्सन है, कोई अनहेल्थी फैमिली है, या फिर कोई फैमिली जो है काफ़ी बड़ी है, तो इन सारे केसेस में उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज पहुँचने चाहिए। तो वो बात यहाँ पे की गई कि भाई इनइक्वालिटी जो है वो अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है इनकम के अलावा। तो इनकम ज़्यादा होने से कोई पर्सन जो है वो इनइक्वालिटी में आता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसके खर्चे क्या हों, ज़्यादा हों। अब खर्चे ये नहीं कि लग्जरी में ज़्यादा रह रहा है, हो सकता है उसको सही में हायर रिसोर्सेज की क्या हो, जरूरत हो। सपोज करो कोई ऐसी फैमिली जो बीमार रहती है, या फिर जहाँ पे बीमार लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे क्या होता है, खर्चे भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगला टॉपिक हम क्या बोलते हैं, लोरेंज कर्व। अब ये भी एक तरीका है क्या निकालने का, ये निकालने तरीका है इनइक्वालिटी को चेक करने का। अब सपोज करो मैं सीधा ग्राफ से समझाता हूँ, फिर देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये देखो, ये ग्राफ है, तो ये हमारा हमने कुछ नंबर ले लिए, ठीक है, पॉइंट्स ले लिए इनइक्वालिटी के चेक करने के लिए। अब सपोज करो ये है लाइन ऑफ इनइक्वालिटी, और जो लोग हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अब लोग बोल लो, ग्रुप्स बोल लो, कंट्रीज बोल लो, वो इन सारे पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करती है। ये इसे बोलते हैं लोरेंज कर्व। ये लोरेंज कर्व है हमारा, जो टेढ़ा सा बन रहा है ना, ये वाला, और सीधा हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब एक सिंपल सी बात है, अब ये क्या है, इसे बोलते हैं इनइक्वालिटी गैप। क्योंकि भाई लोग यहाँ पे है, मतलब ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है, मतलब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अगर ये हमारा लोरेंज कर्व इसके साथ बनता तो हम क्या बोलते कि लोग जो है, मतलब यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कि सब लोगों के पास प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई लोग तो यहाँ पे है नहीं, इस लाइन के ऊपर लोग हैं दूर इस लाइन से, तो जो गैप है ये हमारा क्या क्रिएट करता है, यहाँ पे इनइक्वालिटी, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो केस मिल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर मान लो ये गैप कम से कम हो तो हम क्या बोलेंगे कि इनइक्वालिटी उतनी ही कम है, यानी कि जो कंट्री है वो इक्वालिटी की तरफ बढ़ रही है, रिसोर्सेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सपोज करो आप इस कर्व को देखो, यहाँ पे गैप बहुत कम है, तो ये हमारा लोरेंज कर्व, ये हमारा लाइन ऑफ इक्वालिटी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि उनके रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहें। लेकिन यहीं पर देखो, यहाँ पे गैप कितना ज़्यादा है, ठीक है। लोरेंज कर्व कहाँ बन रहा है और लाइन ऑफ इक्वालिटी कहाँ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज। अब वही देखते हैं, तो लोरेंज कर्व टू शो हाउ अनइक्वल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज। तो इस कर्व का सिर्फ ये दिखाना है, ये दिखाना इसका काम है कि जो रिसोर्सेज हैं और जो हमारे इनकम है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस लेवल पे अनइक्वल है। तो अगर गैप कम होगा इसका मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और गैप ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इट्स बेसिकली अ पिक्चर दैट हेल्प अस टू सी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी एंड हु डज नॉट। और इसका काम एक चीज़ और दिखाना है कि किन के पास कुछ ज़्यादा ही रिसोर्सेज हैं, यानी कि वो कुछ ज़्यादा ही रिच हैं, तो और कुछ लोग जिनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि वो क्या है, काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे पॉवर्टी में जी रहे हैं। तो ये काम क्या है, इस कर्व का बताना है। तो ये हमारे पास तीन मेजरमेंट और देखे हमने। एक हमने देखा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर हमने देखा इनकम डिफरेंसेस, और फिर हमने देखा लोरेंज कर्व। तो उम्मीद है आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके और भी टॉपिक्स के बारे में।
ठीक है। तो अगर वीडियो में किसी भी तरह का डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।